हेलो। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। हमारे साथ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही है और हम लगातार आपके लिए प्रिपरेशन के क्रम बनाकर ला रहे हैं। हमने अभी तक आपको कैलकुलेशन सिखाया। कैलकुलेशन के बाद आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं, अर्थमेटिक पढ़ना है और एडवांस पढ़ना है। तो अभी हम शुरुआत में अर्थमेटिक से चालू कर रहे हैं और आज हमने आपके लिए पहला लेसन जिसका हमने चुनाव किया है वो है मिक्सचर और एलिगेशन, यानी मिश्रण एवं संलयन। मिश्रण एवं संलयन, ठीक है मेरे भाई? तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ड मिक्सचर और एलिगेशन से परिचित कराना चाहता हूं। अगर आप में से किसी के मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि इस लेसन से हमने क्यों चालू किया, तो आप इस बात को समझ के चलिए कि एलिगेशन कोई मैथमेटिक्स टॉपिक नहीं है, ये सवालों को लगाने का एक तरीका है। और अगर इस तरीके को हम जानते हैं तो हम प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम, वर्क, CI/SI और एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे सारे टॉपिक्स में इस मेथड का यूज करके हम सवालों को बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यह टॉपिक समझ लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हिंदी में मिश्रण एवं संलयन कहते हैं। मिश्रण एवं संलयन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये वर्ड जो है मिक्सचर, ये जो वर्ड है मिक्सचर, इसका अर्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण, मिश्रण क्या है बताएं? मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला देना मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला देना मिश्रण कहलाता है। एलिगेशन मिश्रण पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एलिगेशन क्या है मेरे भाई? एलिगेशन एक तरीका है, आप कह सकते हो मिश्रण करने का तरीका है। क्या केवल मिश्रण में काम करेगा? नहीं मेरे भाई, ये बहुत सारी जगहों पर काम करेगा। ये किन किन जगहों पर काम करेगा अभी हम आपको विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं और समझाते हैं ये क्या है, ये काम कैसे करता है और कहां कहां काम करेगा। तो पहले मैं आपको एलिगेशन ही समझाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा मिक्सचर पर आने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो आपको यहां क्या चेक करना है? मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है केवल दो, दो अथवा दो से अधिक। दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला देना क्या कहलाता है मेरे भाई? मिश्रण कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ओके, आप समझें इस बात को। दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला देना मिश्रण कहलाता है। देखिए, फिलहाल बात की बात है, मैं आपको चर्चा में बता दे रहा हूं कि मिश्रण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विषमांगी पदार्थों के मिलने से बनता है। अब आप कहेंगे कि समांगी विषमांगी कहां से आ गया सर? केमिस्ट्री में कहां चले गए? बिल्कुल हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दूध में दूध का मिला देना मिश्रण नहीं कहलाता।
दूध में दूध को मिला देना मिश्रण नहीं कहलाता, बल्कि दूध में जब आप पानी मिलाते हो तो वह मिश्रण कहलाता है। यानी दो अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं को आपस में मिलाना मिश्रण कहलाता है, जिससे कि किसी तीसरे वस्तु का निर्माण ना हो। जैसे आप रेत में लोहे के निकिल को मिला सकते हैं, लोहे के कण मिला सकते हैं, यह क्या कहलाएगा? यह एक मिश्रण कहलाएगा। मगर लोहे में, लोहे के कण में लोहे का कण मिलाना मिश्रण नहीं बनेगा मेरे भाई। रेत में रेत का मिला देना मिश्रण नहीं कहलाएगा मेरे भाई। मिश्रण कब बनेगा? जब आप दो या दो से अधिक विषमांगी पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। तो मेरे मुन्ना, अगर हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं, सपोज करिए मेरे पास एक जार है। ये जार किस चीज का है मेरे भाई? शरबत का जार है। तो शरबत किस चीजों से बनता है? आप कहेंगे सर शक्कर से बनता है और पानी से बनता है। मान लेते हैं इस जार का इतना हिस्सा जो कि लगभग 40% हो। मान लीजिए कि जार का इतना हिस्सा जो लगभग 40% है, मैं इस जार में क्या करता हूं मेरे भाई? मैं इस जार में शक्कर भर देता हूं। जार के 40% हिस्से को शक्कर से भर देता हूं और शेष यानी 60% हिस्से को मैं पानी से भर देता हूं। तो ये जो 100% शरबत बनेगा, आप क्या कहेंगे? इस शरबत का 60% हिस्सा पानी है, 40% हिस्सा क्या है? शक्कर है। तो शक्कर और पानी को मिलाकर हमने क्या बना दिया मेरे भाई? शरबत बना दिया। ओके, ध्यान दीजिए, मेरे पास एक दूसरा जार है और इस दूसरे जार को मैंने 30% शक्कर से और शेष 70% पानी से भर दिया। मैंने दूसरे जार को 30% शक्कर से और 70% पानी से भर दिया। ठीक है मेरे भाई। अब अगर हम एक बड़े से जार में, अगर हम अब एक बड़े से जार में दोनों जारों का शरबत गिरा दें, सोचकर अपने प्रैक्टिकली अनुभव से आंसर दीजिए कि अगर हम इन दोनों जारों का शरबत इस नए जार में, बड़े वाले जार में गिरा दें, तो ये एक नया शरबत बन जाएगा। इस शरबत में फिलहाल वही सब्सटेंस रहेंगे जिससे कि ये बना है, यानी शक्कर और पानी से। मुझे आप ये सोचकर बताइए कि इस जार में अब कितना हिस्सा शक्कर होगा और कितना हिस्सा पानी होगा? इस जार का कितना हिस्सा शक्कर होगा, कितना हिस्सा पानी होगा? इसका 100% और इसका 100% मिलाएंगे तो ये 200% बन जाएगा मेरे भाई। इसका 100% और इसका 100% मिलाएंगे तो ये 200% बन जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां से 40% और यहां से 30% शक्कर आया है, तो कुल 70% शक्कर हुआ। और यहां से 60% और यहां से 70% चीनी आया है, तो कुल 130% चीनी हुआ। हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई, हाँ या ना? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब बताइए कि यहां पर आप मुझे क्या यह बता सकते हैं कि शक्कर कितना किलो है? क्या आप मुझे यहां यह बता पाएंगे कि पानी कितना लीटर है? या क्या आपको इस 100% से पता लग रहा है कि यह जार कितने लीटर का है?
क्या आपको यह पता लग रहा है कि यह जार कितने लीटर का है? क्या 100% लिख देने के कारण ये दोनों जार समान वॉल्यूम के हो गए? क्या इनका वॉल्यूम इक्वल हो गया मेरे भाई? इन प्रश्नों का सबसे पहले आप अपने आप से आंसर पूछिए कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले जार में कितना किलोग्राम चीनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरे जार में कितना लीटर पानी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों जो पहले के जार हैं उनके वॉल्यूम कितने हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों जार के वॉल्यूम एक जैसे हैं? अगर आप अपने आप से ये सारे प्रश्न पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना बात मैंने कहा आप उनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। आप मुझे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसमें कितना किलोग्राम चीनी है जब तक मैं आपसे ये ना बता दूं कि ये जार कितने लीटर का है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा भाई कि ये जार 30 लीटर का है, मैंने क्या कहा? ये जार 30 लीटर का है, तो इसका मतलब 30 लीटर का 60%, 30 लीटर का 60%, चेक करो 30 लीटर का 60% क्या होगा? 18 लीटर। यानी इसमें 18 लीटर पानी है और 12 किलोग्राम क्या है या 12 लीटर क्या है? चीनी है। क्या यह बात सही हुई? क्या यह 30 लीटर ही मेरा 100% था? क्या जरूरी है दुनिया में जितने 100% हो सब 30 लीटर हो? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस जार को मैं 20 लीटर का मान सकता हूं? और जैसे ही मैंने इस जार को 20 लीटर का माना मेरे भाई, तो इसमें पानी कितना हो गया? इसमें शक्कर कितना हो गया? चेक करो, 20 का 70% 14 होता है, 20 का 30% 6 होता है। तो इस नए जार में पानी कितना है? इस नए जार में शक्कर कितना है? तो बताइए मेरे भाई कि अगर मैं अब आपसे पूछूं, मैं आपसे अब यह बात पूछूं, मैं आपसे यह बात पूछूं कि मैं दोनों जार को एक नए जार, एक बड़े जार में क्या करूंगा? उल्टा कर दूंगा, गिरा दूंगा। तो चेक करिए, क्या इस जार का 30 लीटर आया इसमें, और क्या इस जार का 50 लीटर आया मेरे भाई इसमें? आप कहेंगे जी बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर 50 लीटर शरबत नया तैयार हुआ। आप कहेंगे जी बिल्कुल। मुझे बताइए, क्या मेरे भाई इस जार से 12 किलो चीनी और इस जार से 6 किलो चीनी आई, यानी कुल 18 किलो चीनी हुआ इस नए जार में? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। क्या मेरे भाई 18 लीटर पानी यहां से और 14 लीटर पानी यहां से, यानी कुल मिलाकर 14 18, 14 दूना 28 और 4 32, क्या 32 लीटर पानी हुआ मेरे भाई? चेक करिए, क्या 32 लीटर पानी हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल 32 लीटर पानी हुआ। तो अगर मैं इस नए जार में शक्कर की मात्रा पूछूं तो कितनी है? कितने में क्या वैल्यू होता है इसका? क्या इसे हम 36% कहते हैं मेरे भाई? क्या 18/50 को हम 36% कह सकते हैं? क्या हम 18/50 को 36% कह सकते हैं? आप थोड़ा सा याद करिए कि क्या पहली बार में जब हमने मिलाया था तो हमने 70% चीनी की बात कही थी और 130% पानी की बात कही थी। क्या इस तरीके का रॉ डाटा हमारे काम में आएगा? तो ये चीजें हमें समझनी है कि जब हमको जार का वॉल्यूम दिया गया तब हम एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि दोनों जार जब इसमें खाली कर दिए गए तो नए जार में शक्कर की मात्रा कितनी है। मैं इसके आपको और एक उदाहरण से समझाता हूं कि जब मेरे पास 40% शक्कर के एक शरबत में 40% शरबत का दूसरा 40% शरबत का दूसरा जार, एक जार है, जार फर्स्ट है जिसमें 40% चीनी है, जार सेकंड है जिसमें 40% चीनी है। ठीक है मेरे भाई,
ये जार है 10 लीटर का और ये जार है 20 लीटर का। 20 लीटर का जार है जिसमें 40% चीनी है। 10 लीटर का जार है जिसमें 40% चीनी है। यानी प्रतिशत के हिसाब से दोनों में चीनी बराबर है, मगर वो जिस जार में रखे हैं उन जार का वॉल्यूम अलग अलग है। अब अगर मैं इन दोनों जारों को मिला दूं तो क्या मुझे 30 लीटर शरबत मिलेगा मेरे भाई? क्या पहले जार से, क्योंकि 10 लीटर जार था, 40% चीनी था, तो 4 किलो चीनी मुझे मिलेगी? क्या 20 लीटर का जार था, 40% चीनी थी, तो मुझे 8 किलो चीनी मिलेगी? क्या इस 30 लीटर में 12 किलो चीनी हुई? क्या इस 30 लीटर में 12 किलो चीनी हुई मेरे भाई? तो अगर मैं पूछूं कि पूरे शरबत में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो आप क्या करेंगे? हाँ या ना? 40/100 यानी 40%। क्या इस नए जार में भी 40% चीनी हुई? चेक करिए। चेक करिए फटाफट से और मुझे बताइए कि अगर यह जार अगर यह जार 20 के बजाय अगर यह जार 20 के बजाय 40 लीटर का कर दिया जाए, अगर यह जार 20 के बजाय 40 लीटर का कर दिया जाए, चेक करिए क्या यहां पर 4 लीटर चीनी है? क्या यहां पर शक्कर की मात्रा 16 किलो हो जाएगी? क्या कुल शक्कर की मात्रा 20 हो जाएगी? क्या कुल शरबत की मात्रा 50 हो जाएगी? क्या अब भी हमको 40% चीनी मिल रही है? चेक करिए हां या ना। यानी आप अगर एक जैसी मात्रा रखते हैं, यहां वॉल्यूम चेंज हो जाए, फिर भी मिलाने पर आपको आंसर एक जैसा मिलता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह समझाना चाहता था कि जब यहां पर देखिए, यहां पर अलग मसला आ गया था, यहां पर अलग मसला आ गया है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि दो वस्तुओं को जब मिलाया जाता है तो उसके अंतर्गत तमाम शर्तें रखी जाती हैं और उन शर्तों के कारण तमाम आउटकम आते हैं और उन आउटकम पे हमें प्रश्न बनाने होते हैं, हल करने होते हैं। तो उन्हें सहजता से हल करने के लिए हमें उसको हल करने का तरीका और उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मिश्रण कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मिश्रण का मतलब हुआ दो वस्तुओं को मिलाना। अब हम चूंकि जानते हैं कि दो वस्तुओं को मिलाए जाने की तमाम शर्तें हो सकती हैं, इसलिए उन शर्तों को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए जरूरत है कि हम कुछ नियम सीख लें। और वही नियम यानी मिश्रण करने का जो तरीका है मेरे भाई, वही नियम क्या कहलाता है? एलिगेशन कहलाता है, संलयन कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि संलयन क्या है, एलिगेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने का तरीका। दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने का तरीका। आप इसे एक तरह से एवरेज का भाई भी मान सकते हैं। यह एवरेज का भाई भी है, यह एलिगेशन एवरेज का भाई है। यह वस्तुओं को मिलाने में क्या तकनीक लगानी है उसमें मदद करता है। ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको समझाता हूं कि एलिगेशन क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लेन देन में मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी किसी व्यापार में मुझको 20% का प्रॉफिट हुआ
और किसी दूसरे व्यापार में मुझको 30% का प्रॉफिट हुआ। मैंने दो तरह के व्यापार किए, एक व्यापार में मुझको 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे व्यापार में मुझको 30% का प्रॉफिट हुआ। मगर जब मैंने देखा मेरा ओवरऑल प्रॉफिट मात्र 23% था। जब मैंने देखा तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, मात्र 23% निकला। मैंने एक व्यापार किया जिसमें मुझे 20% का लाभ मिला। मान लीजिए मैंने आम खरीदा और बेचा जिसमें मुझे 20% का लाभ मिला। मैंने अंगूर खरीदा और बेचा, उसमें मुझे 30% का लाभ हुआ। मगर जब पूरा व्यापार करके मैंने देखा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से मुझे पता चला कि मुझे मात्र 23% का लाभ हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आपको यहीं पर एक चीज जोर देकर समझनी है, ऐसा क्यों हुआ। अगर उसे मान लो कि व्यापार के एक हिस्से में 20% का लाभ हुआ, दूसरे हिस्से में 30% का लाभ हुआ, तो आपके हिसाब से कुल लाभ उसको कितना हुआ, 50% का लाभ हुआ। मगर चूंकि उसने दो व्यापार किया था, यानी अपने फंड को दो जगह इन्वेस्ट किया होगा, तो दो जगह इन्वेस्ट किया था तब भी उसको 25% का लाभ होना चाहिए था। तो ये 23% का लाभ क्यों हुआ। तो समझिए मेरे भाई, जब अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट को बराबर बराबर बांट दिया होता तब निश्चित तौर पे उसका प्रॉफिट 25% ही होता। ये ठीक इस तरीके से है जैसे कि एक जार है और उसके बगल में दूसरा जार रखा हुआ है, और दोनों जार क्या है, एक पाइप से जुड़े हुए हैं। आप इस जार में पानी मत भरिए, मगर अगर आप इसमें पानी डालते रहेंगे तो यहां आने के बाद मेरे भाई क्या होगा, पानी इसमें जाने लगेगा, और तब तक इसमें पानी ऊपर नहीं आएगा जब तक यह जार भी यहां तक भर ना जाए। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर बात यही हुई कि ये क्या था, यह 20% कमाया था और ये क्या कर गया, ये 30% कमा गया। मैं समझाता हूं आपको। यह 20% कमाया था और यह 30% कमा गया। तो जब इन्वेस्टमेंट एक ही व्यक्ति का लगा है और कुल मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी ये कुल मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से थे, एक हिस्से पे 30% का प्रॉफिट हुआ, एक हिस्से पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्या सिद्धांत काम करेगा कि ये अपना उतना हिस्सा इसको दे देगा ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। समझ में रहा है मेरी भाई। ठीक वही काम यहां होता है, मगर चूंकि वो जरूरी नहीं है कि उसने बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट दोनों जगह किया हो, और यही कारण है चूंकि वह बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट दोनों जगह नहीं किया है, यही कारण है कि इसको ओवरऑल प्रॉफिट क्या मिला, मात्र 23% का मिला। यह चीज आपको अपने दिमाग पर जोर देकर समझनी है। अगर हर जगह बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट हो तब हमें एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है, हम एवरेज से चीजें कर लेंगे, केवल औसत निकाल के चीजें कर लेंगे। और ये औसत भी नहीं निकाल रहा हूं मैं, दोनों को जोड़कर आधा कर दे रहा हूं। आधा क्यों कर रहा हूं, समझिए कि यह सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए 3 मंजिले की एक बिल्डिंग है और 5 मंजिले की कोई दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है मेरे भाई। तो एवरेज निकालना या दोनों का औसत निकालना क्या कहलाता है कि ये बिल्डिंग के जो फ्लोर है वो समतल हो जाएं। ये नीचे है ये ऊपर है, इसको एवरेज नहीं कहते, ये वाली कंडीशन है। एवरेज का मतलब दोनों समतल हो जाएं। समतल का मतलब यह है कि इसका एक फ्लोर उतार कर यहां रख दो, इसके इस फ्लोर को हटा दो, उस फ्लोर को यहां रख दो, तो ये फ्लोर क्या हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 2 फ्लोर बनाकर भी समतल कर सकते थे या 2 फ्लोर गिराकर भी समतल कर सकते थे। तो नहीं मेरे भाई, इसमें ना आप बाहर से कोई क्वांटिटी ले जा सकते हो, यानी 2 फ्लोर बना नहीं सकते, और ना ही इसकी क्वांटिटी को बाहर कर सकते हो, यानी 2 फ्लोर आप गिरा भी नहीं सकते। इसलिए यहां पर जितने फ्लोर हैं उसी में काम चलाना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरे भाई, इसका एक फ्लोर उतार कर यहां रख दोगे तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक यही काम हमने यहां किया है और यही काम हम हमेशा एवरेज में करते हैं। मगर जब मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो, मैं इसको एक अन्य उदाहरण से समझाता हूं कि मैंने 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया और 20% का लाभ कमाया, और दूसरे जगह मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 30% का लाभ कमाया।
यानी मैंने कुल 200 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया और यहां 20% का लाभ कमाया था यानी 20 रुपया कमाया था, और यहां 30% का लाभ कमाया था यानी 30 रुपया कमाया था। तो कुल मिलाकर मैं कितना लाभ कमाया था मेरे भाई? 50 रुपया लाभ कमाया था। कितने पर मेरे भाई? 200 पे। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/4। और सबको पता है 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या आया मेरे भाई? मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या आया? क्यों? तो यही चीज मैं इनको यहां पर जोड़कर उसका आधा करके भी पता लगा सकता था, और वही काम मैंने वहां किया भी है। मगर 23 वाला सीन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। 23 वाला सीन क्या है? क्योंकि मान लीजिए मैंने 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट कहीं किया है और उस 100 रुपया के इन्वेस्टमेंट में 20% का प्रॉफिट पाया है, और यहां मैंने क्या किया मेरे भाई? यहां मैंने 50 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट किया। यहां मैंने मात्र 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे क्या मिला? मुझे 30% का प्रॉफिट मिल गया। तो जब 100 रुपए पर 20% का प्रॉफिट हुआ मुझको, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जब 50 रुपए पर 30% का प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? कितने पर हुआ? चेक करिए कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 70/3% का प्रॉफिट हुआ। यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9.33। ये आप बात को समझिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग अलग था, मैंने परसेंटेज तो नहीं बदला, इन्वेस्टमेंट अलग अलग था, तो ओवरऑल प्रॉफिट बदलेगा। ठीक यही चीज मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, कि अगर अगर मैं किसी व्यापार में 20% और किसी दूसरे व्यापार पर 30% का लाभ कमाता हूं, और मैंने देखा कि मुझे ओवरऑल 23% का लाभ मिला है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह निकलता है कि आप इसका डिफरेंस यहां लिखिए, इसका डिफरेंस यहां लिखिए, और ये जो डिफरेंस आए हैं अगर इनको मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो ये उनके सीपी यानी आप क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ये किसका रेशियो है मेरे भाई? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं 10 रुपया प्रति किलोग्राम का 10 रुपया प्रति किलोग्राम का 5 किलो आलू खरीदता हूं, मैं 10 रुपया प्रति किलोग्राम का 5 किलो आलू खरीदता हूं, और मैं 20 रुपया प्रति किलोग्राम का 8 किलोग्राम आलू खरीदता हूं। चेक करिए, ये क्या है? मूल्य। ये क्या है? वजन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने कुल कितना आलू खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? सर 13 किलोग्राम आलू खरीदा। हाँ या ना? और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कुल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो आप कहेंगे सर 10 के रेट से 5 किलो खरीदा तो 50 रुपया का इन्वेस्टमेंट यहां किया, और 20 रुपए के दर से 8 किलो यहां खरीदा तो 160 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां किया। यानी आपने कुल 6 5 11 210 रुपए में 13 किलो आलू खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब क्या हुआ? 13 इकन्नम 13, 210 रुपए में 13 किलोग्राम आलू खरीदा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 13 इकन्नम 13, 13 छंग 78, 2 बचा 13 इकन्नम 13, 13 पंचे 65।
लगभग 16 रुपया 15 पैसा प्रति किलोग्राम का आलू पड़ा। 16 रुपया 15 पैसा प्रति किलोग्राम का आलू पड़ा। यह बात ठीक इस तरह से आपको भी समझनी है। इस बात को ठीक तरीके से ऐसे समझना है आपको। कैसे समझेंगे? आइए आपको समझाते हैं। अगर मैं जो है एक किलोग्राम कोई वस्तु x रुपया में खरीदूं, x रुपया प्रति किलोग्राम, और b किलोग्राम वस्तु y रुपया प्रति किलोग्राम खरीदूं, तो आपने यहां देखा ओवरऑल प्राइस तो चेंज हो जाएगी। यानी मैंने कुल कितना खरीदा, तो मान लेता हूं इसका नया रेट कितना हो गया, z रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। मान लिया कि मैंने x रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 1 किलोग्राम कोई वस्तु खरीदी और y रुपया प्रति किलोग्राम के दर से b किलोग्राम कोई वस्तु खरीदी। तो इसका मतलब मैंने कुल a प्लस b किलोग्राम वस्तु खरीदी जिसका दाम z रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां मैंने कितना खर्चा किया, यहां मैंने कितना खर्चा किया, यानी मैंने कुल कितना खर्चा किया, हां या ना? ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैंने x रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 1 किलोग्राम एक आलू खरीदा और y रुपया प्रति किलोग्राम के दर से b ग्राम दूसरा आलू खरीदा। तो मैंने कुल कितना खर्चा किया, वजन गुणे मूल्य, वजन गुणे मूल्य, और ये दोनों जोड़ देंगे तो मेरा कुल खर्चा आ जाएगा कि मैंने कुल कितना खर्चा किया, हाँ या ना? क्या यहां पर भी अगर मैंने a और b खरीदा है तो कुल a प्लस b किलोग्राम खरीदा है, और इस स्थिति में मेरे भाई मैंने कुल a प्लस b किलोग्राम वस्तु खरीदी है जिसका दाम क्या हुआ, z रुपया। तो क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए? तो चलिए आगे देखिए। अगर मैं इसको ax प्लस by बराबर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, az प्लस bz। मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, az प्लस bz। आप a वाले पक्ष को एक तरफ कर लें और आप b वाले पक्ष को एक तरफ कर लें और इसमें से a कॉमन ले लें। अगर आप a कॉमन ले लेते हैं तो क्या यह स्थिति बनती है? अब अगर मैं a और b को एक साइड कर लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a बटे b बराबर y माइनस जेड बटे x माइनस जेड, हाँ या ना? अब इस पूरे इंसिडेंस में चेक करिए कि वाई जेड क्या है, उनकी कीमतें, और रेशियो किसका निकल रहा है, वजन का। रेशियो किसका निकल रहा है, वजन का। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस होता है वो बनता कैसे है, प्राइस कैसे बनता है? आप कहते हैं किसी वस्तु का दाम इतना रुपया प्रति किलोग्राम, यही वर्ड बोलते हैं, प्राइस क्या बोलते हैं, इतना रुपया प्रति किलोग्राम। तो जब आपने प्राइस का डिफरेंस किया तो रेशियो किसका आया, वेट का। यही एलिगेशन छोटी सी चीज हमको सिखाएगा कि हमेशा जब आप ऐसे किसी भी वस्तु का, यानी सब जगह एलिगेशन नहीं लगेगा, वहीं लगेगा जिनके रेफरेंस में ये चीजें हों, यानी हर वह वस्तु जिसके आउटकम में प्रति वर्ड हो। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपान में है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, इंटरेस्ट परसेंट बराबर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी अपॉन टाइम, हाँ या ना?
यानी ऐसी सारी चीजें, अभी मैं उनका लिस्ट आपको बनवा दूंगा कि ऐसी सारी चीजें जिनके आउटकम में प्रति जैसा वर्ड लगा हो, वो सारे एलिगेशन के अंतर्गत हल होंगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि एलिगेशन हम किस पे लगाएंगे? प्राइस पर। तो आउटकम क्या आएगा? वेट का। यही चीज मैंने आपको यहां करके समझाया था कि जब हमने यहां पर क्या किया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे भाई? प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपान सीपी से। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपान सीपी से। तो प्रॉफिट परसेंट के एलिगेशन में हमेशा क्या आएगा मेरे भाई? सीपी। तो ये मैंने किसका रेशियो लिखा? सीपी का। क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्यों मैंने प्रॉफिट परसेंट का एलिगेशन लगाया? अब ये भी ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान दीजिए, जहां आपने ये समझा था कि ये रेशियो आया कैसे है? जब रेट यानी प्राइस का आप डिफरेंस करते हैं, यानी जिसका एलिगेशन लगाएंगे आप, जैसे एलिगेशन आप इस पे लगाना चाहते हैं, तो इनका डिफरेंस, ये प्रॉफिट 1, ये प्रॉफिट 2, ये प्रॉफिट एवरेज। तो प्रॉफिट एवरेज का प्रॉफिट 1 या प्रॉफिट एवरेज का प्रॉफिट 2 से जो डिफरेंस है, यानी प्रॉफिट 1 का और प्रॉफिट 2 का जो डिफरेंस है, वही क्या होगा मेरे भाई? सीपी 1 और सीपी 2 का रेशियो। अगर ये 1 है तो यहां 2 लिख देना, ये 2 है तो यहां 1 लिख देना। ठीक है? मोटी मोटा आपको यह बात समझनी है कि एलिगेशन क्या है। अब हम बात करेंगे एलिगेशन कहां कहां लगेगा। ठीक है? तो पहली चीज, हम मिक्सचर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर वाले सारे प्रश्न में से ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर प्रश्न एलिगेशन से लगेंगे। प्रॉफिट लॉस परसेंट के प्रश्न एलिगेशन से लगेंगे। स्पीड टाइम के कुछ प्रश्न एलिगेशन से लगेंगे। वर्क इफिशियंसी के प्रश्न एलिगेशन से लगेंगे। इंटरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि एसआईसीआई में कुछ प्रश्न एलिगेशन से लगेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। अब ऐसे इनको हमने क्यों ले लिया? देखिए, प्रॉफिट लॉस हमेशा कैसे निकलता है? सीपी के रिफरेंस में। स्पीड कैसे निकलता है? टाइम के रिफरेंस में। वर्क कैसे निकलता है? टाइम के रिफरेंस में। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल के रिफरेंस में। तो जिन जिन के पास रिफरेंस है, जिन जिन के पास रिफरेंस है, उन सभी में एलिगेशन लगेगा। जिन जिन के पास रिफरेंस है उन सभी में एलिगेशन लगेगा। क्या सभी प्रश्नों में एलिगेशन लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, मगर कई प्रश्न ऐसे हैं जो एलिगेशन लगाने से और पहले ही सॉल्व हो सकते हैं। तो हम किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठेंगे, मगर बहुत सारे बच्चों को एलिगेशन अप्लाई करने में दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत जानते भी हैं, मगर जब एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में जाने लगते हैं, जहां उनको जरूरत लगे कि नहीं एलिगेशन से सवाल लगाना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिगेशन से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो याद रखिए, जिन भी प्रश्नों में रेफरेंस है उनमें एलिगेशन लगेगा। और धीरे धीरे एलिगेशन किन किन प्रश्नों को टैकल कर सकता है, हम सारे प्रश्न जो है आपके साथ लेकर आएंगे। ठीक है मेरे भाई? अब मैं आपसे बात करता हूं कि एलिगेशन जो है, ये आपको बिल्कुल आपको कैप्चर कर लेना है। अब एलिगेशन जो है मेरे भाई, एलिगेशन जो है वो कैसे काम करता है, चेक करिए। मैं आपको धीरे धीरे उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं। एलिगेशन के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका, जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यापार में मुझको 20% का लाभ हुआ, दूसरे व्यापार में मुझको 30% का लाभ हुआ, और मैंने देखा कि मुझे ओवरऑल लाभ 23% का हुआ है। मुझे ओवरऑल लाभ क्या हुआ है? 23% का हुआ है। तब आप इनमें एलिगेशन अप्लाई करके क्या बता सकते हैं? सीपी का रेशियो, यानी CP1:CP2।
और ये भी आप याद रखिए, एलिगेशन के हम तत्व भी आपको समझाते चलेंगे। यहां देखिए एलिगेशन किनके लिए अप्लाई हुआ है, 20 और 30 से, तो इनका जो यहां पर एवरेज एलिगेशन में आने वाला है, जो एवरेज प्रॉफिट आने वाला है, वो कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता और वो कभी भी इससे बड़ा भी नहीं होगा, और यह भी तय है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि इससे तो बड़ा ही होगा और इससे छोटा, यानी एक से बड़ा होगा एक से छोटा। तो चेक करिए, यहां पर हमने 30 में से 23 घटाया है और यहां हमने 23 में से 30 घटाया है, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। आपको यहां कोई निगेटिव आंसर नहीं लिखना है, बड़े वाले में से मेरे भाई छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहला प्रश्न क्या था, जहां पर एलिगेशन अप्लाई करने के लिए आपको यहां के एलिमेंट मिलेंगे और ये रेशियो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखें, आप थोड़ा सा यहां वापिस आए, ये देखिए, इसका ध्यान रखिए, यानी a प्लस बी अगर मैं करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां a प्लस बी करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए a की वैल्यू क्या है y माइनस जेड और b की वैल्यू क्या है x माइनस जेड। यानी अगर मैं a प्लस बी करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 2z। मगर ध्यान दीजिए, अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं, अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, चेक करिए ये y और x क्या थे। अगर मैं इन पर लेकर क्या करता, एलिगेशन लगाता, तो एलिगेशन कैसे काम करता, x y z, यहां क्या लिखते y माइनस z, यहां क्या लिखते z माइनस x, और इन्हीं की वैल्यू a और b है मेरे भाई। यानी मूल्यों का a और b का डिफरेंस क्या हुआ, a और b का डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, a और b का डिफरेंस क्या हुआ, y और x का डिफरेंस। हां या ना, इस बात को यहां चेक करके देखिए, ए बी की वैल्यू आपके पास है, अगर मैं a माइनस बी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस जेड। अगर मैं a और b का अंतर यानी इन दोनों रेशियो का अंतर निकालूं तो मुझे वह अंतर किसके बराबर समझना है, x माइनस वाई के बराबर समझना है। यानी यहां इस बात का आपको ध्यान देना है, देखिए चेक करिए, इनका अंतर कितना है मेरे भाई, 4 है, इनका अंतर कितना है मेरे भाई, 10 है। तो ये 4 का अंतर 10 के बराबर है। इस हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी हुई, 2.5 हुई। 1 की वैल्यू कितनी हुई मेरे भाई, 2.5 हुई। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 17.5। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। हाँ या ना, यह चीज भी आपको समझनी है, क्योंकि अगले सेगमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर अभी हमने क्या सीखा कि आपको 20 और 30 दिया था, आपको 20% प्रॉफिट और 30% प्रॉफिट दिया था, आपको ओवरऑल प्रॉफिट भी दिया था, आपको रेशियो निकालना था। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको अगला प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि 1000 के इन्वेस्टमेंट पर मुझको 20% का प्रॉफिट हुआ और 1500 के इन्वेस्टमेंट पर मुझको 30% का प्रॉफिट हुआ।
1000 के इन्वेस्टमेंट पर मुझको 20% का प्रॉफिट हुआ और 1500 के इन्वेस्टमेंट पर मुझको 30% का प्रॉफिट हुआ। यानी अगर आप समझें तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, सॉरी मैंने ज्यादा जीरो कर दिया यहां, जो इन्वेस्टमेंट हुआ था मेरे भाई वो कितना था 1500 और 1000 का, तो 2 0 काटे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है मेरे भाई? हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ होगा। अगर 1000 के इन्वेस्टमेंट पर 20% प्रॉफिट है, 1500 के इन्वेस्टमेंट पर 30% प्रॉफिट है, तो मैं पूछ सकता हूं आपसे कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। तो आप इस चीज को कैसे कर सकते थे? आप कहते कि सर मुझको 1000 रुपए पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और 1500 रुपए पर 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी मुझे 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी मुझे कुल 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने इन्वेस्टमेंट पर? 2500 के इन्वेस्टमेंट पर। हाँ या ना? क्या मैं इसको 5 से काट कर 13 और इसे 5 से काट कर 50 लिख सकता हूं? क्या मुझको कुल 26% का प्रॉफिट हुआ? क्या मुझको कुल 26% का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई? हाँ या ना? यह कैसा तरीका था? यह सवाल को लगाने का ट्रेडिशनल तरीका था। सवाल में अगर मैं थोड़ी सी वर्डिंग और समस्याएं बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से आपको क्या लगेगा? देर लगेगा। आ जाओ, एलिगेशन इसको कैसे करता है समझिए। यह एलिगेशन का दूसरा तरीका है, यानी एलिगेशन किस किस तरीके के प्रश्नों को हल करता है मैं ये आपको समझा रहा हूं। पहले प्रकार का प्रश्न यह है जहां आपको ये प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट भी दी है, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना था। यहां प्रश्न ने क्या कहा? यहां प्रश्न ने आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो और इंडिविजुअल प्रॉफिट दिया है और आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? मैंने कहा चेक करिए मेरे भाई, इनका अंतर कितना है। यह अंतर इसके बराबर होता है, यानी ये 1 किसके बराबर है मेरे भाई? 10 के बराबर है। चेक करिए ये 1 किसके बराबर है मेरे भाई? 10 के बराबर है।